ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 4। अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे 2023 और 24 के हिसाब से तो ये चैप्टर 4 है। अदरवाइज आपके एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर 6 है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। हम इसे 2023 और 24 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सो दैट इज वाई चैप्टर 4 ही रहेगा। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में, और 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में इसका इतिहास हमें देखने को मिलेगा। 9th सेंचुरी बोले तो 1000 से लेके और लगभग 16 है तो 1701 तक का हमें इतिहास इसमें देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कभी आपने ध्यान से नहीं पढ़ी होगी। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एक राइटर के द्वारा, एक स्टोरियन के द्वारा। ये बताया गया कि जिस तरीके से इंसान जब धरती पे आता है तो इंसान अपने कर्मों के हिसाब से अपने नर्क और स्वर्ग को पाता है। ऐसा बिल्कुल सभी को पता है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग और बुरे कर्म करोगे तो नर्क हमें देखने को मिलता है। तो उसने इस चीज़ की एनालाइज करके ये बताया कि जब हमारा ईश्वर भी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें उन जगहों पे भेजने की कोशिश करता है जहाँ हमें होना चाहिए। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक चरवाहा, एक नोमैड्स जो है, अपने भेड़ बकरियों, घोड़ों को, हाथी को, चूहों को, सबको एक ही अस्तबल में कैसे रख सकता है? नहीं रख सकता। कारण सिंपल सा ये है कि वो एक अस्तबल में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पे उनकी सही जगह नहीं है। तो जिसकी जहाँ पे सही जगह होती है वो व्यक्ति वहीं पर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि अगर हम कुत्ते को देखें तो कुत्ते को रहने के लिए एक अलग जगह है, सुअर को देखें तो सुअर को रहने की एक अलग जगह है, घोड़े को देखें तो घोड़े के रहने की एक अलग जगह है। और एक कोई चरवाहा इन सभी को एक साथ मिला के एक जगह पर रख दे तो वो सही जगह नहीं होती। दैट इज वाई समाज में जब भगवान ने ही अलग अलग कर्मों के हिसाब से लोगों को अलग अलग दिशा दे रखी है, तो समाज भी उस तरीके से, तो जिस तरीके से जो काम करता है, जो सर्विस देता है, जो उस तरीके के मतलब चीज़ों में है, तो उस हिसाब से समाज 3 कैटेगरी में डिवाइड है: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पर्सन। क्लास 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी 3 कैटेगरीज देखी होंगी, लगभग ये उसी के समान हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बहुत डीपली जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 ऑर्डर कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलता है: पादरी है, उसके बाद सोशल, सेकंड में है नोबल, और थर्ड में है आम पर्सन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चैप्टर के अलावा भी देखने को मिलेंगी, तो बड़ा ही ध्यान से अगर आपके पास समय है तो पढ़िएगा ताकि आप बेसिक समझ सकें। तो सोर्स हमें क्या मिलता है 3 ऑर्डर्स के बारे में? वैसे तो ये कहानी पूरी फ्रांस और यूरोप के आसपास की स्टोरी है, लेकिन ये 3rd कैटेगरी की शुरुआत जो है रोम से शुरू हुई थी, और वहाँ पे ही ये कल्चर शुरू होने के बाद यूरोप के हिस्सों में आया था। इन सभी का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? इन सभी का इन्फॉर्मेशन हमें इन 3 जगहों से मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन से लैंड ऑनरशिप डिटेल मिलती है, मतलब पता चलता था कि ज़मीनों का हिस्सा किनके पास ज़्यादा होता था, किनके पास कम होता था। हमें चर्च के अंदर बर्थ रेट, मैरिज, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब के रिकॉर्ड्स मिलते थे। इससे समझ में आता था कि चर्च की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस समय देखने को मिलती होगी। सेमी हिस्टोरियल वर्क में हमें बहुत सारे सॉन्ग्स देखने को मिले, स्टोरीज देखने को मिली, जो हमें चर्च के अंदर देखने को मिलती है कि चर्च के अंदर किस तरीके से गाने का प्रबंध होता होगा, उस समय किस तरीके से जीसस की स्टोरी को फेमस करा गया होगा, ऐसी चीज़ें। और उसके मटेरियल रिमेन्स में तो हमें बहुत सारे चर्च के अंदर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो राजा ने चर्च को बहुत बड़े लेवल पर पैसा दिया होगा, अनुदान दिया होगा चर्च को बनाने के लिए, और चर्च को बनाने के अलावा राजा ने कितने ऑर्डर दिए होंगे, उनके कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें। सो दोस्तों, मार्क ब्लॉक जो है ना, वो क्या बताते हैं? देखो, मार्क ब्लॉक ने बहुत अच्छी बात बताई। मार्क ब्लॉक जो है वो क्या कहते हैं, आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी।
मार्क ब्लॉक ने बताया कि अगर हमें किसी भी जगह की हिस्ट्री अगर पढ़नी है ना, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक राजा था एक रानी थी दोनों मर गए ख़त्म कहानी। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि इतिहास पढ़ने के लिए हमें राजा का देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई थी, उस डायनेस्टी के बाद कौन आया था, उसने क्या अचीवमेंट करे। कह रहा ज़रूरी नहीं है कि इतिहास पढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास पढ़ने के लिए मार्क ब्लॉक बताते हैं कि सही मायने में अगर हम फ्यूडल सोसाइटी भी पढ़ें, फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या था दोस्तों, सामंतवादी समाज। अगर हम इसके बारे में भी समझे कि किस तरीके से जमींदारों की व्यवस्था जैसे भारत के अंदर होता ना, जमींदार लोग थे वो किसानों को इस तरीके से परेशान करते थे, उसे फ्यूडल सोसाइटी कहा जाता था। तो ऐसे ही सामंती समाज जो था फ्यूडल सोसाइटी, उसके तहत भी हम समाज को समझ सकते हैं, उस समय के इतिहास को एनालाइज कर सकते हैं। तो ब्लॉक फ्यूडल सोसाइटी इज अबाउट यूरोप पर्टिकुलरली इन फ्रांस, यानी कि जैसे आपको कहा कि फ्यूडल सोसाइटी के बारे में बात हो रही है तो ज़्यादातर फोकस फ्रांस में ही है, और फोकस फ्रांस क्योंकि यूरोप के अंदर फ्रांस आता है और साथ में जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। ये सोसाइटी पूरी 900 से लेकर 1300 के बीच में है। डिस्क्राइब कर रही है बहुत सारे रिमार्केबल डिटेल के बारे में, जिसमें सोशल रिलेशन, हायरार्की, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, पॉपुलर कल्चर उस समय पे क्या थे, ये सब मार्क ब्लॉक ने बताने की कोशिश करी। क्योंकि फ्रांस की अगर बात करी जाए तो फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय से राज कर रही थी, लेकिन हमें पता है कि वो लुइस 11 उस समय पे था या लुइस 10 होगा उस टाइम पीरियड पे, तो वो तो एक राजा है, सभी को पता है। लेकिन सोसाइटी उस समय काम कैसी करती थी, ये 3 ऑर्डर में समझाने की कोशिश करी गई। जैसा आगे मैंने आपको बताया कि समाज जो है वो 3 वर्ग में डिवाइड था। जैसे भगवान ने सबको कर्मों के हिसाब से अलग किया हुआ है, ऐसे समाज भी 3 वर्गों में डिवाइड था। अब सामंतवादी सिस्टम का मतलब क्या होता है, यही पूरे चैप्टर के अंदर दिखाने की कोशिश करी गई है। Feudalism system was centralized around the principle of land relation method। मतलब फ्यूडल सोसाइटी यानी कि सामंतवाद का मतलब यही होता है कि जमीन से संबंधित मामलों के ऊपर केंद्रित रहना या उसके आसपास की चीजों को बात करना। हिस्टोरियन यूज द टर्म फ्यूडलिज्म टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन दैट एग्जिस्ट इन द यूरोप इन द मिडिवल एरा। हिस्टोरियन इस सामंतवादी चीजों को ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि सामंतवाद का मतलब ऐसा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध है जो किसानों के बीच में और उनके लॉर्ड्स के बीच में, यानी कि उनके नोबल्स के बीच में रिलेशंस होते थे। और यही दोस्तों आप फ्रांस की क्रांति का रीज़न भी देखोगे इन फ्यूचर में जाके, आगे जाके ये चीज़ आप पढ़ोगे। अब हमारे इंडिया के अंदर फ्यूडल सिस्टम थोड़ा सा अलग था, यानी हमारे इंडिया के अंदर फ्यूडल सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से रिलेशन था लॉर्ड्स और पीजन के बीच में। इंडिया में जिस तरीके से ज़मींदार जो होते थे वो किसानों से पैसा लेते थे, और किसानों से पैसा लेने के बाद ज़मींदार अंग्रेजों को पैसा टैक्स के रूप में दे देते थे। सिस्टम सेम ऐसा ही है, और फ्रांस में भी सेम सिस्टम ऐसा ही है। नोबल सोसाइटी सारी ज़मीनों के मालिक, कुछ ज़मीनें वो पट्टे पे या किराए पे लोगों को देते थे, और लोग उनसे पैसा वसूल करते थे, और फिर अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था फ्रांस के अंदर है। ये मैंने इंडिया से इसे रिलेट कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। अब पूरे के पूरे यूरोप में फ्यूडल सोसाइटी की शुरुआत हुई कैसे? ऐसा कहा जाता है कि फ्यूडलिज्म बिकम एन एस्टैब्लिशमेंट वे ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रांस के। फ्रांस का एक राजा था, उस टाइम पीरियड पे इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम शार्लेमेन करके यहाँ पे बोला जाता है। जैसे किंग ऑफ फ्रैंक बोलते हैं, पहले फ्रांस को फ्रैंक बोला जाता था, और उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो। इस टाइम पीरियड पे सबसे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ से फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जनता जो है अपने जमींदारों के या अभिजात वर्ग के अंडर में रहती है, उन्हीं के अंडर में काम करती है। सारी ज़मीनों के मालिक अभिजात वर्ग यानी कि नोबल लोग होते हैं, और नोबिलिटी क्लास जो है, एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है, वो समाज में सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता है। ये सभी को आपको याद रखना है। अब फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करी गई है, तो इसके ऊपर आप फोकस ना भी करें तो चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले ट्राइबल ग्रुप का नाम वहाँ पे फ्रैंक था, और उन्होंने फिर एक गोल नाम दिया, देन गोल नाम बदल के फ्रांस नाम बदला। तो ऐसा कुछ इसमें कुछ लॉजिक नहीं है याद करने जैसा। 6th सेंचुरी के आते आते किंगडम जो है पूरी तरीके से क्रिश्चियन फ्रैंकिश लोगों के अंदर में चला गया, और धीरे धीरे सोसाइटी जो है फाइनली फ्रांस जो है कंट्रोल में आ गया। किसके? फ्रांस कंट्रोल में आ गया पूरी तरीके से, क्या कहते हैं, राजा के अंडर में। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई, आप देख सकते हो। 401 AD के टाइम पीरियड पे कैल्विश फ्रैंक लोग जो है फ्रांस के राजा बने।
कैल्विश के बाद फ्रैंक जो है वो मतलब गोल जगह पे अटैक करते हैं और फ्रैंक राजा बन जाते हैं। इसी टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा जो था वो शामिल के वंशज जो थे इस टाइम पे आ चुके होंगे। उसके बाद कोलोविश और फ्रैंक लोगों ने धर्म परिवर्तन करा, यानी कि ईसाई बन गए। ईसाई बनने के बाद राजा मर्टल जो है मेयर बन गए। मर्टल का पुत्र जो है पोपिन फ्रैंक वो शासक बन गया। पोपिन के स्थान पर शार्लमेन जो है चार्ल्स महान बन गया, और चार्ल्स महान जो है पॉप लियो थर्ड ने चार्ल्स महान को रोमन सम्राट बना दिया। और रोमन सम्राट जब बना दिया तो इसने फ्यूडल सोसाइटी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफिशियल कर दिया और कहा फ्यूडल सोसाइटी होनी ही चाहिए। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब जहाँ पे टैक्स जो है राजा लेगा, सारी ज़मीनों के मालिक राजा ही रहेंगे, लेकिन ये ज़मीनें अभिजात लोगों के कंट्रोल में रहेंगी और अभिजात वर्ग किसानों से, लैंडलेस लेबर से, गुलामों से टैक्स के रूप में पैसा लेगा। और फाइनली तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है कि व्हाई डिड द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। क्या हमारे भारत के अंदर भी सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड थी या नहीं थी? तो दोस्तों आपको मैं सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। हमारे इंडिया के अंदर ना सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड नहीं थी। हमारे इंडिया के अंदर सोसाइटी 4 ऑर्डर के अंदर डिवाइडेड थी, पर ये बहुत साल पहले थी। अभी ये सिचुएशन बदल गई है। हम सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को मानते हैं, उसके बाद फिर हमने क्षत्रियों को देखा था, एंड देन फिर हमने वैश्यों को देखा था, और उसके बाद फिर हमने शूद्रों को देखा था। ऐसा कुछ अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में हमने समझा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये कैटेगरी जाति व्यवस्था से हटके कैटेगरी सिस्टम में आ गया है। तो सबसे ऊपर जनरल होता है, फिर ओबीसी होता है, फिर एससी होता है, फिर एसटी होता है। तो समाज हमारा हजारों साल पहले ऐसा था और एट प्रेजेंट टाइम पे ये ऐसा हो गया। लेकिन हम जिस हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो हमें समझ में आना ज़रूरी है कि असल में सोसाइटी जो है वो किस तरीके से 3 लेवल में डिवाइडेड थी। ये वैसे तो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में भी समझाया था, लेकिन हम दोबारा से आपको बाय प्रूफ दिखाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है आबे हेलार्ड गार्ड करके इनका नाम है। आप ये देख सकते हैं हेलार्ड गार्ड ऑफ बिंगेन। ये एक तरीके के सेंट है। और दोस्तों उस टाइम पीरियड में ना ये वर्जीनिया के डॉक्टर ऑफ द चर्च माने जाते हैं। और आप देख सकते हैं उनका बॉर्न 1000 समथिंग में हुआ था। इनकी डेथ 1179 यानी कि 81 साल की उम्र में हो गई थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आपके एनसीईआरटी के अंदर। वो स्टेटमेंट क्या है? 12वीं शताब्दी में बेगिन के आबे हिलेड गार्ड ने देखा था, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गाय, गधों, भेड़, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्य भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे जैसे वे एक दूसरे को तबाह ना करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उसमें कोई समानता नहीं है। समझ रहे हो कितनी अच्छी स्टेटमेंट इस व्यक्ति ने दी थी। और ये स्टेटमेंट मेरे दिल को खुद को छू गई। स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि आप खुद सोचो कि मरने के बाद जब इंसान जो है वो भी स्वर्ग और नर्क जैसी जगहों पे जाता है, मतलब जब भगवान खुद अपने अस्तबल में, अपने घर में रखने के लिए लोगों को मतलब एक तरीके से चुन सकता है, सेम ऐसा ही एक चरवाहा गाय, गधों, भेड़, बकरियों को एक साथ अस्तबल में नहीं रख सकता। वो पागल ही होगा जो रख रहा है। तो सोसाइटी इस तरीके से 3 लेवल में क्यों नहीं डिवाइडेड होगी? बिल्कुल डिवाइडेड होगी। और सेम जो चीज़ हमने अभी फ्रांस में पढ़ा था, सेम यही चीज़ बाद में जाके इंग्लैंड में भी चली गई। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर भी सोसाइटी सेम वैसे ही डिवाइडेड हो गई। फ्यूडलिज्म इंग्लैंड के अंदर 11वीं सेंचुरी के अंदर आया, जबकि फ्रांस में फ्यूडलिज्म पहले आ चुका था। और जबकि आपका क्या कहते हैं उसके बाद आपका इंग्लैंड के अंदर गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखना, अगेन बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत रोम से हुई थी, रोमन सोसाइटी से हुई थी, जहाँ पे चर्च को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये ज़रूर आपने याद रखना है। देन उसके बाद फ्रांस के हिस्सों में पहुँचा, देन इंग्लैंड में पहुँचा। तो फ्यूडल सोसाइटी सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसके अंदर थोड़े अलग लोगों ने पार्टिसिपेशन करा है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो हमारी कहानी जब इसी के आगे बढ़ती है और हम ये देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो यहाँ पे भी शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि समाज 3 वर्गों में डिवाइड है, तो अब एक एक करके सभी वर्गों को बड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो एनसीईआरटी के अंदर पहला पार्ट क्लर्जी लिखा हुआ है, हिंदी में से पादरी बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो कहीं ना कहीं थोड़े से टर्म्स है ना वो गड़बड़ा ना जाए आप लोगों के लिए और आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो उसके बारे में आपको बता दूं। देखो, एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च द पॉप ही लिव्ड इन द रोम। इसका मतलब क्या है?
जितने भी वेस्टर्न चर्च थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने वेस्टर्न चर्च के प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के जो पॉप थे वो हमेशा कहाँ पे रहते हैं, वो हमेशा रोम के अंदर रहते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से पोस्ट हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से देखने को मिलती है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आप ये नोटिस करिएगा कि जो चर्च चलाते हैं वो चर्च चलाने वाले जो भी क्या कहते हैं हेड हैं, सॉरी ये इमेज भी गलत ही हो गई अली में, चर्च जो भी चलाते हैं वो चर्च के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चर्च चलाने के लिए, गिरजाघर चलाने के लिए 3 लोगों का बड़ा योगदान हमने देखा। कैसे देखा? देखो, पॉप जो होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं, पॉप, एंड देन उसके बाद माने जाते हैं बिशप्स, एंड देन उसके बाद माने जाते हैं क्लर्जी। तो क्लर्जी सबसे नॉर्मल, सबसे छोटी पोस्ट होती है, और उसके बाद इसके नीचे फादर, ब्रदर, सिस्टर, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो पॉप थे ना, ये पॉप रोम के अंदर ही रहा करते थे, जबकि बिशप्स और क्लर्जी आपको फ्रांस के अंदर, और आपको जर्मनी के अंदर, और आपको इटली के, सॉरी आपको इंग्लैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये जरूर याद रखिएगा। इसीलिए अभी जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो हम बिशप्स के बारे में और क्लर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉप जो है पूरी तरीके से हेड ऑफ द अथॉरिटी मानी जाती है। ये जरूर आप याद रखिएगा कि पॉप जो है वो हेड ऑफ द अथॉरिटी मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने जस्ट पहली लाइन में बता दिया कि पॉप जो है वेस्टर्न चर्च के हिस्से में, जो रोम के अंदर लोग रहते हैं, वहाँ के मालिक है या हेड है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। फर्स्ट होल्डर सेंट पीटर्स थे, जो कैथोलिक चर्च के अंदर डोमिनेशन करते थे। रोमन के टाइम पीरियड में इनका टाइम पीरियड चल रहा था। आपको जरूर इसको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी, यानी कि आपके क्या कहते हैं, इटली के अंदर ही है। The Christians in the Europe were guided by the bishops and the clergy। तो ये जरूर याद रखना कि अब मैंने जो बताया आपको कि यूरोप के अंदर तो फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, इंग्लैंड भी आता है। तो जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको जिस तरीके से दिशा निर्देश दिया जाता था वो सिर्फ कौन गाइड करता था? बिशप्स गाइड करते थे और क्लर्जी गाइड करते थे। क्यों? क्योंकि पॉप जो है वो तो आपको रोम में ही देखने को मिलेंगे। पीपल गैदर्ड ऑन संडे, प्रे एंड लिसन टू द सरमन ऑफ द प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब यहाँ पे बिशप्स को और क्लर्जी दोनों को कहा गया। कि होता क्या था कि चर्च के अंदर ये सिस्टम बनाया गया था। ये उसी टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ जब राजा शालमन करके जो व्यक्ति थे, वो जब उन्होंने फ्यूडल सोसाइटी को ऑफिशियल करा और कहा कि सिस्टम ऐसा ही होगा और ये सब चीज़ें ऐसे ही फॉलो होती चली जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर अब यूरोप के अंदर जितने भी चर्च होंगे उसमें बिशप्स और क्लर्जी के रोल होंगे। पूरी तरीके से शुरुआत करी जाएगी कि संडे को ये सभी लोगों को बुलाए और संडे जो ओल्ड टेस्टिमोनियल्स है बाइबल की वो लोगों को पढ़ के सुनाए, लोगों को गाना सुनाया जाए, लोगों को उस तरीके से रिचुअल्स बनाया जाए कि लोगों को इस चीज़ का विश्वास हो कि ऑफकोर्स जब राजा चर्च जैसे अथॉरिटी की सुप्रीमेसी को मान रहा है या राजा इस चीज़ को बिलीव कर रहा है कि ऑफकोर्स चर्च कितना ज़्यादा वैल्यूबल है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर सभी लोगों को गैदर करा जाता था और कहा जाता था कि चर्च आना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी बात थी, शुरुआती समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और जितने भी चर्च के हेड हुआ करते थे जैसे बिशप्स, अब बिशप्स का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर बिशप्स हर कोई नहीं बन सकता था। मैन हु बिकम प्राइस्ट कुड नॉट मैरी। क्लर्जी बनना और बिशप बनना आसान नहीं था। जो बनना भी चाहता था वो कभी शादी नहीं कर सकता, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर कोई भी गुलाम व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ये और ना ही वुमेन कभी प्रीस्ट बन सकती हैं। ये जरूर याद रखना, वुमेन भी कभी बिशप्स या प्रीस्ट नहीं बन सकती हैं। बिशप्स हमेशा रिलीजियस फील्ड वाला व्यक्ति ही होगा और जो धार्मिक क्षेत्र से डिपेंड रहेगा पूरी तरीके से उसी के लिए डिवोटी बन जाएगा। वो चीज क्या कहते हैं बिशप्स के लिए लायक है। अब देखो, आपको लगता होगा कि चर्च के अंदर शादी हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखा जा रहा है और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के बाद भी वहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही है। तो क्या चर्च जो था सभी के लिए वेलफेयर के लिए काम करता? वो शुरुआती समय में नहीं। चर्च उस समय पे इंडिपेंडेंट बॉडी थी। राजा चर्च को जमीन दे दिया करता था और जमीन पे वो लोग चर्च बनाते थे और चर्च बनाने के जो जमीनें बचती थी उनमें वो एग्रीकल्चर भी करवा सकते थे और एग्रीकल्चर करवा के वो चर्च के लिए फंडिंग इकट्ठा कर सकते थे। तो ये सिस्टम बनाया गया था, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक सिस्टम और था, उसे हम टीथ बोलते हैं। टीथ इज 1/10 पार्ट ऑफ समथिंग पेड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और द कंपल्सरी टैक्स टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे 2 ही टाइप के टैक्स जो थे इंट्रोड्यूस करे गए थे सरकार के द्वारा। एक टीथ नाम का टैक्स था और एक टैली नाम का टैक्स हमें देखने को मिलता है। टैली और टीथ नाम का टैक्स, इसे टाइल भी बोला जाता है कहीं कहीं पर।
टाइल। और ये क्या होता था, राजा जो जनता से कर लेता था, टैक्स लेता था, उसे टाइल टैक्स बोला जाता था। लेकिन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो फसल का 10वां हिस्सा लिया करती थी, उसको टीथ कहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग तो जनता के लिए सर्विस तो कर ही रहे ना एक तरीके से, इसलिए चर्च जो था एंटाइटल्ड टू 10th शेयर ऑफ व्हाटएवर द पीजेंट प्रोड्यूस। मतलब कोई भी किसान, जैसे किसान के घर में शादी हो गई, किसान के घर में, या कोई किसी बच्चे का नामकरण हो गया है ना, किसी की ब्लेसिंग के लिए हो गया, किसी की कन्फेस के लिए हो गया, डिवोर्स के लिए हो गया, किसी घर में कोई डेथ हो गई, तो ये सारे काम चर्च करता था। लेकिन चर्च उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेता था। लेकिन उसके बदले में चर्च क्या करता था, चर्च कहता था कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल करते हैं, कॉटन करते हैं, वाइन करते हैं, कॉर्न उगाते हैं, उसका साल का 10वां हिस्सा जो भी होता है वो आप चर्च को दान कर दो फ्रॉम देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कॉल्ड द टीथ, है ना। आप जो भी कुछ उगाते हैं चर्च को 10वां हिस्सा दान कर दो, तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, चर्च आपकी इस वैल्यू को ग्रहण करेगा। और चर्च इस तरीके से ही काम करता था। तो सामंतवादी महान जो थे ऑफ कोर्स इस तरीके से ही काम करते थे। अब चर्च के अंदर जो भी सिस्टम होता था काम करने का, पूजा करने का, वो चर्च के अपने नियम होते थे। जैसे चर्च के अंदर आपको जाना है तो घुटने टेक के बातचीत करनी है। यहाँ पर द टर्म यूज लॉर्ड, भगवान के लिए लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल जो था वो क्या कहते हैं, इनकी सोसाइटी की पहचान थी। इवन कभी कभार तो जो क्या कहते हैं जमींदार होते थे बड़े बड़े, वो भी अपने नाम के आगे लॉर्ड्स लगाते थे। भगवान, लॉर्ड्स मीन्स भगवान होता था, ये भी लगाया करते थे। तो ये पूरी तरीके से किनके बारे में था, ये उनके बारे में था जो क्लर्जी हैं, बिशप्स हैं, जो फ्रांस, इंग्लैंड और उसके बाद क्या कहते हैं जर्मनी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। कैथोलिक चर्च है सारे के सारे। और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक लाइफस्टाइल, लेवियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जनता को पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और जनता का बिलीव भी इन लोगों के अंदर है। जबकि उसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कुछ मंक्स भी होते हैं जो मठवासी होते हैं। क्रिश्चियन इन द फ्यूडल सोसाइटी नोन एज द मंक, बहुत सारे क्रिश्चियंस, ईसाई मिशनरी जिन्हें हम बोलते हैं, वो बहुत सारे लोग मंक्स भी हुआ करते थे, बट ये उन लोगों से अलग थे। दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड आबे। एक आबे के अंदर रहते थे जिसे मोनेस्ट्री कहा जाता था। ये नॉर्मल सेटलमेंट से दूर हुआ करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए अब चर्च का मैंने एग्जांपल बताया, चर्च तो हर एक राज्य के अंदर एक चर्च, बड़ा चर्च होता ही होता था, लेकिन ये चर्च से बिल्कुल अलग होते थे। ये लोगों से ये नहीं कहते थे कि आप आइए हमसे शादी करवाइए वगैरह वगैरह। ये अपने ही लाइफस्टाइल के अंदर रहते थे, नॉर्मल मानव बस्तियों से दूर रहते थे और ये लोगों को फ्यूडल सोसाइटी की सच बातें बताने की शुरुआत करते थे। इनकी लाइफ दोनों के लिए थी, मैन और वुमेन दोनों के लिए। इसमें मदर टेरेसा भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है। और जैसे कि बिशप्स और क्लर्जी वुमेन नहीं बन सकती थी, बट मंक्स एक मैन बनता था और नन जो है वो एक वुमेन बन सकती थी। यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे मोनेस्ट्रीज फंडिंग के द्वारा खोली गई थी और राजा और दूसरे लोग इनको फंड करते थे। और उस टाइम पीरियड पे कुछ चर्च थे जो बड़े फेमस थे, जैसे कि सेंट बेनेडिक्ट इटली के अंदर था, 529 में खोला गया था। अगर आप देखो सेंट बेनेडिक्ट के नाम से ही खुला था ये उस टाइम पीरियड पे। और इसका ये पूरा का पूरा हिस्ट्री रोम के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरा एक और चर्च था जैसे हम क्लंगी और बुल्गारिया, 910 में इसको खोला गया था। और अगर आप इसको भी देखें तो इसके फाउंडर जो है विलियम फर्स्ट ड्यूक करके इनका नाम था और इनकी लोकेशन फ्रांस के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चर्च थे जो मंक्स के रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। यहाँ मंक्स क्या करते थे, इन मंक्स का काम उन लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोगों की एक सच बात बताना था। ये बताते थे कि मंक्स जो हैं वो चर्च आपको किस तरीके से लूटता है, उसके बारे में मंक्स ने हमें बताने की कोशिश करी। मंक्स ज्यादातर क्या करते थे, व्रत रखते थे, उसी आबे के अंदर रहते थे, अपनी ज्यादातर जीवन साधारण जीते थे, प्रेयर करते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे, मैनुअल काम करते थे, लेबर का जैसे फार्मिंग करना या कुछ पालना, ये सारे काम डेली बेसिस पे उनके होते थे। उसी के अलावा एक और नया ग्रुप आया था एंड दिस कॉल्ड ग्रुप इज फेयर। मंक्स तो आबे के अंदर रहते थे, क्लर्जी और बिशप चर्च की लग्जरियस लाइफ जीते थे, लेकिन फेयर ग्रुप जो था वो खुद की फंडिंग पे डिपेंड था, 13th सेंचुरी के अंदर बना था। और ये मोनेस्ट्री के अंदर बेस नहीं होते थे, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे और ज्यादातर प्रीचिंग करते थे, लोगों को बताते थे कि सच क्या है, जीसस क्राइस्ट ने क्या सच बताया है। और ज्यादातर ये लोगों की चैरिटी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो तीन ग्रुप, एक ही स्टेट के अंदर तीन ग्रुप के लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी नोबल्स होते थे ना उनके लिए बेनेडिक्टियन करके एक मठ था जो मैंने अभी आपको इटली के अंदर बताया था, उन भिक्षुओं के लिए 73 लेसन्स बनाए गए थे। क्योंकि अगर कोई भिक्षु क्या कहते हैं, कोई भिक्षु अगर उसके अंदर रहता है, किसी मठ के अंदर रहता है,
तो उसके कुछ कायदे कानून होने चाहिए। तो उनमें से छठा लेसन, सातवां लेसन, 33वां लेसन, 47वां लेसन और 48 लेसन, ये सारे लेसन के कुछ इन्होंने किताबों की प्रतिलिपियां छाप दी है, जिसमें बताया गया है कोई मंक अगर आता है तो लग्जरियस लाइफ नहीं जिएगा। याद रखना इस चीज के बारे में आगे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि 14th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने बताया कि जो तपस्या करके घर छोड़ के मंक्स बन जाते हैं, कभी कभार वो लग्जरियस लाइफ को छोड़कर वो कहते हैं साधु संत का जीवन रहेगा, बेटा टेंशन फ्री वाला जीवन रहेगा। तो इसमें दिखाने की कोशिश करी गई थी कि जो मंक्स बने ना, उन्होंने किस तरीके से अपना लेवियस लाइफ छोड़कर जब नॉर्मल लाइफ में आए तो वो असल में मजे लेने के लिए नहीं आए थे। बट ये कुछ व्यक्ति हैं जैसे कि लगन लैंड करके एक व्यक्ति है, उनकी एक पोयम है पियर्स फ्लो में, उन्होंने एक पोयम लिखी थी, उसमें दिखाया था किस तरीके से मंक्स जो है एक लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। उनकी बुक है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मंक्स जो है वो फंडिंग पे पैसा लेते हैं बट मौज मस्ती मारते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं। दूसरी एक बुक थी जिसको क्या कहते हैं, क्रॉफरी कॉर्सर करके इनका नाम कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने भी यहाँ पे कैंटरबरी करके एक कहानी बनाई थी। उस कहानी में इन्होंने बताया था किस तरीके से मंक्स और नन और फयार के बीच में रिलेशंस होते थे, वो भी आबे के अंदर ही, जबकि जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होते थे। ये उनके मतलब एक तरीके से क्रिटिसिज्म है कि कोई मंक बन जाता तो लोगों को लगता है भाई टेंशन फ्री हो गया बंदा और अब तो मौज मस्ती मार रहा है ना, उसको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। तो ये एक तरीके से उनके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेट, ये जरूर याद रखना, ये फर्स्ट स्टेट के बारे में है। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर अगर मैं बोलूं तो यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी लोग जितने भी थे उनमें इन लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि चर्च बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। जीसस की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो क्रिसमस के टाइम पीरियड पे और ईस्टर के टाइम पीरियड पे 14th सेंचुरी के अंदर स्पेशली लोगों को छुट्टी दी जाती थी, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे कोई भी हो। उस दिन ज़्यादातर समय अपना फन मौज मस्ती में बिताते हैं। अब चाहे थर्ड स्टेट के लोग हो, राजा के अंडर में काम करने वाले लोग हो, इस तरीके से सोसाइटी में चर्च का रिलेशन बहुत तगड़ा बन गया था और चर्च सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। इसीलिए क्लर्जी, बिशप्स, मंक्स, नन और फयार ग्रुप्स, इन सब की अपने आप में ही बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अभी हमने 9th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच की बातें पढ़ रहे थे और हमने अभी जो 2 लेक्चर सीरीज करी उनमें हमने काफी डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड स्टेट पीपल, जिसे हम रईस बोलते हैं, कहीं कहीं पे से अभिजात वर्ग कहा जाता है और कहीं कहीं पे इन्हें कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना ले, इनको इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसी क्लास, नोबिलिटी क्लास, वेल्दी पीपल, सारी चीजें कहा जाता है। याद रखना, देखो जमीनों के मालिक तो सारे राजा ही होते हैं, लेकिन राजा सभी जमीनों पे राज नहीं करते हैं। राजा अपने अंडर में बहुत सारे सामंती लोगों को रखते हैं और इन्हें ही हम नोबिलिटी क्लास बोलते हैं। सामंती लोगों के पास इतनी ज्यादा जमीनें होती हैं कि आप कह सकते हो कि कई कई गांव, 30-30 गांव के मालिक एक अभिजात वर्ग होते हैं। ये अभिजात वर्ग अगर 30-30 गांव के मालिक हैं तो ऑफकोर्स कुछ जमीनों का हिस्सा ये उन फार्मर्स को देते थे जो खेती कर सकते हैं और उसके बदले में उन्हें टैक्स दे सकते हैं। ये टैक्स नोबिलिटी के पास जाता है और नोबिलिटी राजा तक इस टैक्स को पहुंचाने की कोशिश करता है और यही सिंपल सा प्रोसीजर एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि जो जमीनें नोबिलिटी क्लास ने किसानों को, छोटे किसानों को, लैंडलेस फार्मर को दी होती है और अगर किसी कारणवश वो खेती करने के बावजूद भी टैक्स ना भरे, चाहे वो टीथ हो या टैली हो, तो ऐसे टैक्स ना भरने की वजह से इन्हें नोबिलिटी की जमीन पे एज अ गुलाम, एज अ स्लेव के रूप में काम करना पड़ता था। तो ये एक लॉजिक हमें देखने को मिला पूरी एनसीईआरटी के अंदर। तो हमने थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ा। एक बच्चे का क्वेश्चन यही था कि सोसाइटी 3 वर्ग में डिवाइड क्यों थी, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जिस तरीके से भगवान हमें जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमें स्वर्ग और नर्क में अलग भेजता है, सेम ऐसा ही एक चरवाहा अपने भेड़, बकरियों, भैंस, गोरू, सुअर, कुत्तों को एक साथ नहीं रख सकता एक तबेले में, उनको भी अलग रखने की जरूरत है। इसीलिए सोसाइटी भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। अब लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार अगर मैं थर्ड कैटेगरी में पैदा हुआ, मैं मतलब नोबिलिटी क्लास में पैदा नहीं हो पाया, मैं प्रीस्ट में पैदा नहीं हो पाया, तो ये तो मेरी गलती नहीं है ना। तो ये ऑफकोर्स ये प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेजेंट टाइम पे आपके पास अवेयरनेस आ चुकी है, आप पढ़े लिखे समझदार हो चुके हो, तो सोसाइटी में आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आज से हजारों साल पीछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चन करने के लोग सोचते भी नहीं थे, इसलिए सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइड थी। तो सेकंड क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, नोबल्स लोग, द नोबल पीपल ऑफ द किंग वर बिग लैंडलॉर्ड्स, होल्डर्स, दे यूज्ड टू बी वेसल
of the king where has the peasant of vassal of the land of honor। मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में जो किंग है उसके अंडर में आपके नोबल्स हैं, यानी कि वो उनके वेसल्स हैं, यानी कि गुलाम हैं, और गुलामों के वेसल जो है ये पीजेंट और ये किसान है। कुछ ऐसा ही आपने कॉन्सेप्ट को समझना है और यही चीज नॉर्मल चीजों में एनसीईआरटी बता रही, जैसे मैंने इस इमेज के थ्रू दिखाया कि जमीनें जो है किंग की है, पर ऑफ कोर्स वो फीफ के रूप में नोबल्स को दी गई है और नोबल्स देते हैं किसान लोगों को, और इसे ही फ्यूडल सोसाइटी का पैरामीटर यानी कि पिरामिड बोलते हैं। तो ये एक सिंपल शब्दों में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको वेजले सिस्टम समझना है, जिसे गुलामी प्रथा कहा जाता है। इस वेजले सिस्टम में होता क्या है, द नोबल वर्ड टर्म हैज वेसलेस, मतलब नोबल को भी वेसलेस कहा जाता है लेकिन वो किंग के वेसलेज है, और दूसरा जो किसान है पीजेंट है वो भी वेसलेज है, यानी कि गुलाम है, पर वो किसके हैं, वो नोबल क्लासेस के गुलाम है। अब ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है हमें जिसमें क्लियर कट लिखा होता है मेड फॉर द लैंड दे ओन। इसका मीनिंग क्या है, द वेसल और नोबल एंजॉय जुडिशियल पावर। जो वेसले सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर नोबल क्लास जो है जुडिशियल पावर को एंजॉय करते हैं राजा के द्वारा। वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कॉइन्स को इशू कर सकते हैं अपने फार्म लैंड के लिए, मतलब अपना इनके पास इतना बड़ा जमीन होता है कि वो जमीन के सभी गुलामों को कंट्रोल करते हैं, सभी किसानों को कंट्रोल करते हैं, सभी जुडिशियल पावर उनके अंडर में होती है। तो ये इसीलिए अपने वर्चस्व को, अपने डोमिनेंस को और अच्छा करने के लिए ये चीज़ें बना सकते हैं और अपने कॉइन्स बना सकते हैं, अपनी जागीरों को और बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जो किसान हैं उनके लिए काम करेंगे उनके मैनर्स में, और ऑफ कोर्स वो काम आने पर उनके लिए युद्ध में एक वॉरियर का काम भी करेंगे, अगर एक राजा यानी कि नोबिलिटी क्लास का व्यक्ति चाहे तो। मेनर्स का मतलब क्या होता है, मेनर्स का मतलब सिंपल शब्दों में जागीर बोला जाता है। अब समझते हैं और डिटेल में। अब डिटेल में क्या है दोस्तों, डिटेल में एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे कि गब्बर एक नोबल क्लास का व्यक्ति है और सांबा उसके लिए किसान है, तो जो गब्बर ऑर्डर देगा सांबा को उसे मानना पड़ेगा। तो सोसाइटी उस तरीके से ही थी, उनके पास जुडिशियल राइट्स थी, इशू कॉइन कर सकते थे, आर्मी बना सकते थे, और आर्मी बनाने की पावर को इन्होंने फ्यूडल लिवाइस कहा है, याद रखना। अब यहाँ पे नोबल जो है बहुत बड़े बड़ी जमीनों का माया जाल बना के रखते हैं, तो ऑफकोर्स इसके बारे में तो हमें पता था। ये इनका खुद का अपना मेनर होता था, मेनर मतलब अपनी खुद की जागीर होती थी। अब जागीर में अगर आप देखो तो फ्यूडल मेनर पूरा ऐसा है, मतलब इसमें कैसल है जहाँ पे राजा रहता है, मेनर जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नोबल क्लास रहती है, चर्च जो ऑफकोर्स मेनर के अंडर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और कैसल जो राजा रहता है तो ऑफकोर्स ये इसका मालिक नहीं है, पर ये गांव वो हो गया जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं इसके अंडर में होगा और ये इन लोगों से टैक्स लेगा। तो ये थोड़ा सिस्टम है जो हमें समझना है। ये मेनर्स है, ऑफकोर्स मेनर्स में क्या होता है, मेनर्स में जो गुलाम किसान होते हैं जो नोबिलिटी क्लास के लिए काम करते हैं, तो वो उनके लिए आटा चक्की का प्रबंध, रहने की जगह, ये सब उनको देता है अपने मेनर्स के अंदर, मतलब अपनी जागीर के अंदर। जागीर वैसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ इतना बड़ा दिखा रखा है, आप ये जागीर देख सकते हो, कई हजारों एकड़ की ये जागीर है जिसमें खुद के उसके घास के मैदान है, खुद के तालाब है, खुद की जमीन है, खुद की चारागाह जगह है, खुद की सड़कें हैं, और खुद का रहने के लिए एक अलग से मैनर है। इनके यहाँ पे खुद का ही गिरजाघर है, जो आसपास के घर के सारे लोग इस गिरजाघर के अंदर आएंगे। तो कितना कंट्रोल्ड सोसाइटी बना रखी थी इन लोगों ने, ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। उनके हाउसेस को फ्यूडल सोसाइटी के अंदर मैनर हाउस कहा जाता था। मैनेटोरियल स्टेट का मतलब जहाँ पर ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमिक सेंटर बना सकते हैं, और फ्यूडल सोसाइटी में जो नोबिलिटी क्लास है वो खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, राजा की जरूरत नहीं है। इन फ्यूडल सोसाइटी के अंदर जो मेनर्स होते थे वो राजा मतलब नोबिलिटी क्लास के रहने के लिए तो जगह है, तो इसके लिए क्या होता था, ये यहीं पर ही अपने लिए खेती कर लेते थे। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर जो है इनके घरों के जो भी चीजें होती है कंटिन्यू देखते रहते हैं। स्टोन मॉनसून का मतलब यही है कि जो भी यहाँ पे मिस्त्री होता था, राज मिस्त्री, वो डेली बेसिस पे देखता रहता था कि कौन सी बिल्डिंग की दीवारें टूटी है, उन्हें ठीक करनी है। वुमेन्स होती थी, उनका हमेशा काम कपड़े सिलने का, कपड़ों को ठीक करने का, सिलाई करने का, धोने का, ड्राई क्लीनिंग का काम रहता था। छोटे बच्चे वो होते थे जो ऑफकोर्स वाइन बियर बनाने का काम मैरिटोरियल स्टेटस के अंदर करते थे, यानी कि जो जो आपके जागीर वाली प्लेसेस है वहाँ पे करते थे। ये वही लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं और एज अ गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे ये काम लिए जाते थे। अब यहाँ पर इवन इनके पास अपनी खुद की इतनी बड़ी ज़मीनें होती थी कि ये वहाँ पे हंटिंग भी कर लिया करते थे और इनको किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। अब सपोज मान लो कि जो व्यक्ति गुलाम है
और वो गुलाम होने के बावजूद भी राजा के नोबैलिटी क्लास के लिए काम नहीं कर रहा है। और टैक्स लेने के लिए खुद नोबैलिटी क्लास किसानों के पास नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी जागीर है, वो जाके भी क्या करेंगे, उनको तो कोई ज़रूरत भी नहीं है जाने की, तो इसीलिए वो जाके भी क्या करेंगे, एक अच्छी बात है। तो दैट इज़ वाई एक अलग से ग्रुप बनाया गया था जो बाहुबली कटप्पा टाइप का ग्रुप था। इसे हम योद्धा ग्रुप बोलते हैं, इन्हें हम नाइट्स वर्ग बोलते हैं। अभी नाइट्स वर्ग कौन होते हैं दोस्तों? सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे नोबल क्लास, और नोबल क्लास के नीचे अगर आप देखो तो नाइट्स वर्ग, जिन्हें हम योद्धा कहते हैं। समाज में एक नए वर्ग को इवॉल्व करा गया। ये सारे के सारे लोग अपने नोबैलिटी क्लास के अधीन में रहेंगे। जैसे नोबैलिटी क्लास के अंडर में, सॉरी किंग के अंडर में नोबैलिटी क्लास रहती है, तो ऐसे नोबैलिटी क्लास के अंडर में ही ये क्या कहते हैं, आपके नाइट्स वर्ग रहेंगे। योद्धा अपने नोबैलिटी क्लास को, यानी कि अपने मालिक को भगवान की संज्ञा देते हैं, लॉर्ड्स की संज्ञा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नाइट्स जो है, नाइट्स अपने लॉर्ड्स के प्रति कस्टमरी फीस के रूप में ये फाइट करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इनके लिए वॉर में भी काम आते हैं। जैसे मैंने कहा टैक्स वसूलने का, तो हमारी हिंदी फिल्म के अंदर देखा होगा, बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं वो गांव में लोगों के ऊपर हुकूमत जमाते हैं, उनके पास अपने खुद के लठियार होते हैं, और वो उनको बोल देते हैं जाओ इस गाँव से इस बंदे को उठा के ले आओ, क्योंकि इस बार इसने क्या कहते हैं हमारा जो फीस था वो नहीं पे करा है। तो इसकी हिम्मत कैसे हो गई? तो खुद वो तो ना जाएगा, उसके तो खुद के गुंडे जो पाल रखे होंगे वो जाएंगे। जैसे आज के टाइम में डॉनगिरी होती रहती है, सेम वैसा ही उस टाइम पे ये था। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये योद्धा वर्ग अपने नोबैलिटी क्लास के लिए काम करते हैं, उसके बदले में इनको जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा दिया जाता है, इसे फीफ कहा जाता है। और ये फीफ छोटा मोटा नहीं था, कई हजारों एकड़ का, 1,000 एकड़ का, 2,000 एकड़ की जमीनें होती थी। इन ज़मीनों पे ये खुद की खेती कर सकते हैं, खुद के बच्चों को पाल सकते हैं, उनसे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। नोबैलिटी क्लास उनसे कोई फीस नहीं लेती थी। बस नोबैलिटी क्लास ये कहती थी कि सपोज अगर हम आपको किसी युद्ध के अंदर भेजें तो आपको हमारे प्रति वफादार रहना पड़ेगा। अगर किसी लॉर्ड्स की दूसरे लॉर्ड से, यानी कि किसी नोबैलिटी क्लास की दूसरे नोबैलिटी क्लास से झगड़ा हो जाएगा, तो उस बेस पे भी ये क्या कहते हैं नाइट्स वर्ग जो इनकी मदद करेंगे। अब नाइट्स वर्ग को जो ज़मीन मिली थी वो क्या करते होंगे? वो अपने स्किल को डेली बेसिस पे अच्छा करते होंगे। नाइट्स डेली बेसिस पे अपने इलाके के अंदर फेंसिंग करना, प्रैक्टिस करना, अपने टैक्टिक्स को और अच्छा करना। नाइट्स वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने एक ही राजा के लिए काम करें। वो एक से ज़्यादा राजाओं के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको फील्ड लैंड दिया है, ज़मीन का हिस्सा दिया है, वो उनके प्रति ज़्यादा लॉयल रहेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो बेचारे योद्धा वर्ग होते हैं उनकी भी अपनी खुद की लाइफ होती है, उनकी भी अपनी खुद की लाइफ होती है। इन योद्धा वर्ग के अंदर एक सही तरीके से खून उबालने वाली स्टोरी दिखाना या इनके वीर गाथा सुनाना, ताकि अपने नोबैलिटी क्लास के प्रति बड़ा सीरियस रहे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है ना, आर्मी को -50 डिग्री के अंदर भी हम मतलब सेनाओं को तैनात करके रखते हैं, तो उनके अंदर भी तो हमने नेशनलिज्म पैदा करा हुआ है। उस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग कल्चर नहीं था उस तरीके से, क्योंकि खुद ही प्रिंटिंग कल्चर 1400 समथिंग के अंदर आया था। तो उस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग कल्चर नहीं था, लेकिन लोगों को गाथाओं के थ्रू, इन नाइट्स वर्ग को गाथाओं के थ्रू मतलब एक तरीके से जोशफुल, यानी कि गर्म जोश वाला रखा जाता था, ताकि ये बिल्कुल ट्रेंड रहे अपने राजाओं के प्रति। तो एक पोयम है, उसका नाम है डाउन दी माइंस। डाउन दी माइंस जो नाइट्स लोगों के साहस को बढ़ाने के लिए या उनकी याद दिलाने के लिए 13वीं सेंचुरी में फ्रांस में कविता के रूप में लिखा गया था। ये फ्रेंच में लिखा गया था, पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और हिंदी ट्रांसलेशन भी है। पढ़ लेते हैं हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड्स को काट दिया जाता है, नोबैलिटी क्लास की बात हो रही है, तो उसकी तकदीर का मैं भागीदारी बनूंगा। देख रहे हो, मतलब बताया जा रहा है कि अगर उसके किसी नोबैलिटी क्लास के हेड को मार दिया जाता है, उसका गला काट देता, तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। अगर वह लटका दिया जाता है तब भी मुझे उसके साथ लटका दे। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो भी मैं उसके साथ जल जाऊंगा, और अगर उसे डुबा दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए। तो इसका मतलब ये कितना ज़्यादा मतलब इसमें दिखाने की कोशिश करा जा रहा है लॉयल्टी के बारे में। मैंने बाहुबली की इमेज इसलिए ली है क्योंकि अगर आप लोगों ने बाहुबली इमेज देखी होगी तो कटप्पा भी सेम ऐसा ही कैरेक्टर है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने राजा के प्रति या अपने लॉर्ड्स के प्रति वफादार हमेशा रहूंगा, है ना। ये फिल्म में दिखाया गया है, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस इमेज। कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए दोस्तों, बाकी फन है आपको एजुकेशन देने के लिए कि आपको बेसिक समझ में आ सके कि सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे नोबैलिटी क्लास राजा से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है और पीजेंट क्लास के लोगों का शोषण करता है। ये पीजेंट क्लास वही था जो आगे जाके फ्रांस में क्रांति करेगा और ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे नोबैलिटी क्लास के खिलाफ जाएगा, और खिलाफ जाने के बाद नोबैलिटी क्लास को उखाड़ फेंकेगा, राजा को जान से मार देगा और फिर एक क्रांति। हमने 3 ऑर्डर के बारे में जानना था। वैसे तो इस चैप्टर का नाम 3 ऑर्डर है, हमने
जो भी लेक्चर सीरीज पढ़ी थी उसमें हमने पहले और दूसरे ऑर्डर्स के बारे में समझ लिया था। अब हम तीसरा ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने क्या कहा, जिसको हमने थर्ड ऑर्डर में किसान, फ्री और अनपेड यानी कि अनफ्री लेबर्स, दैट मीन्स तीसरे स्टेट पे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से वो लोग हैं जो ज़्यादातर टैक्स भर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं पूरी की पूरी अपनी सरकार को, और बेचारे आम आदमी की तरह जीवन जी रहे हैं। अगर पूरे के पूरे फ्रांस की बात करी जाए तो पूरे के पूरे फ्रांस से फर्स्ट स्टेट जैसे क्लर्जी कहा गया है वो 1% है लेकिन 10% ज़मीनों के मालिक है। सेकेंड स्टेट के लोग जो नोबल्स हैं वो 2% है लेकिन 25% ज़मीन के मालिक हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने ये समझना है कि जनसंख्या में कम है लेकिन देखो कितनी सारा ज़मीन उनके पास है। जनसंख्या में 2% है लेकिन 25% ज़मीन के ये लोग मालिक हैं। अब जनसंख्या में ये लोग 97% है लेकिन ज़मीनों के मालिक सिर्फ और सिर्फ ये लोग 65% लोग ही हैं। अब इसमें कौन कौन है, मिडिल क्लास है, किसान है और सिटी वर्कर है, और भी लोग इसके अंदर इंक्लूडेड हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इन लोगों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ये लोग कैसे जीते थे, इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वगैरह वगैरह। अब थर्ड स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट के अंदर द फ्री पीजेंट वर दोज हु हैड ओन लैंड बट वर्क एज अ टेनेंट ऑफ द लैंड, दैट मीन्स एक ऐसे लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें तो होती थी लेकिन किराएदार के रूप में वो लोग काम करते थे। मतलब जो भी एग्रीकल्चर का हिस्सा होता है उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा जो है उन्हें राजा को और चर्च को देना पड़ता है। उसके बाद इनके पास दे हैड टू गिव मिलिट्री सर्विस 40 days इन अ ईयर, और यही लोग जो टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी 40 दिनों की, और वो भी बिना किसी पैसे के। ये एक सिस्टम बनाया गया था 1 साल के अंदर, और उसके बाद इसके पैसे इनको नहीं मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की। ये लोग बेचारे किसान जो है, जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, उन्हें इन लोगों ने टेली कहा। टेली इट मीन्स दैट ऐसा टैक्स जो उस टाइम पीरियड पे जो भी किसान हुआ करता था वो राजा को टैक्स दिया करता था, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को ये चीज़ मना थी कि आप ये टैक्स राजा को नहीं दोगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो बेचारे किसान हैं, जो किसान अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर खेती कर रहे हैं और टैक्स के रूप में राजा को साल का टेली टैक्स भी दे रहे हैं, जबकि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इस तरीके से समाज में एक कह सकते हो कि भेदभाव था, जो ऑफकोर्स आने वाले समय में फ्रांस के राजाओं को दिक्कत होगी। दूसरे बेचारे जो बेचारे गुलाम थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी और टैक्स के रूप में उन्हें सर्विस ही देनी पड़ती थी, तो आप ये कह सकते हो उन्हें गुलाम कहते हैं। ये ज़्यादातर जो लॉर्ड्स होते थे, नोबिलिटी क्लास, उनकी ज़मीनों पर काम करते थे, इनको इसके पैसे नहीं मिलते थे। बट ऑफकोर्स ये जिस भी लॉर्ड्स के क्या कहते हैं जागीर में काम करते थे, उनके जागीर से भगने की इनको परमिशन नहीं होती थी। और दूसरी बात, भगने की अगर परमिशन नहीं है तो ये उन्हीं की ही जागीर में, एंड दैट मीन्स नोबिलिटी क्लास के ज़मीनों पर ही रह के खेती करेंगे। उसके बदले में इनको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि इन लोगों को कहीं ना कहीं राशन मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, ये वाली चीज़। द लॉर्ड्स क्लेम अ नंबर ऑफ मोनोपोलीज ऑन द एक्सपेंस ऑफ हिज स्लेव्स। अब जो उस समय के बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े नोबिलिटी क्लास के लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें होती थी, वो इन लोगों के ऊपर अपनी खुद की मोनोपोली बना सकता था। जैसे कि अगर इनके बीच में अगर इनकी शादी करवानी हो तो शादी कराने के लिए भी क्या कहते हैं, राजा ही बोलता था कि आपको इससे शादी करनी है या ये व्यवस्था होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो अपने गुलामों के ऊपर कमांड बनाने की पावर भी इन लोगों के पास होती थी। अब मेन बात ये थी कि धीरे धीरे करते 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 सामाजिक और आर्थिक संबंध जो है इफेक्ट करने लगे। देवर सेवरल प्रोसेस विच अफेक्टिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अब धीरे 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 समाज में ये व्यवस्था बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और इनके अंदर डिस्प्यूट बहुत सारे देखे जाने लगे। लेकिन एक समय आता है जिसे हम इन्वायरमेंटल इश्यूज बोलते हैं। 4 to 9 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो गया। अब बेचारे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो गया तो आप खुद सोचो कि जो बेचारे पेड वर्कर्स हैं, जो 40 डेज का सर्विस दे रहे हैं आर्मी के अंदर, उनकी लाइफस्टाइल क्या हो जाएगी, और जो बेचारे अनपेड वर्कर है, जो गुलाम की तरह काम करते हैं, सर्विस देते हैं, उनकी क्या हालत हो जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, एक्सट्रीम। अब उसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से 9 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में यूरोप के बहुत सारे हिस्सों के अंदर ठंडी की जगह क्लाइमेट जो है गर्मी में चेंज हो गया। और जब गर्मी में क्लाइमेट चेंज हो गया तो उस समय एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हुआ। मैं कह सकता हूँ किसान ने शुरुआती समय पे
प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करा होगा, लेकिन बाद में जाते जाते धीरे धीरे करके उन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई होगी, जिससे फायदा ये हुआ होगा कि ज्यादा खेती करने की वजह से जो जमीनों का फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होगा। जैसे कि आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर देखा होगा, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा ज़मीनों को आप उर्वरक होगा और जितनी ज़्यादा उसमें खाद डालने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा ज़मीन की फर्टिलिटी जो है गिरती चली जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि जब किसानों को बैलों का इस्तेमाल करना पड़ता था भाई, क्योंकि यूरोप के अंदर गर्म मौसम होना अपने आप में ही बहुत लकी वाली बात है, ज़्यादा ठंडा ही वहाँ पे प्लेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब ये फर्टिलिटी होनी चालू हो गई, ज़मीन का उर्वरकता बढ़ने लग गया, तो उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने जो वुडन इक्विपमेंट था, यानी कि क्या कहते हैं, लकड़ी का इक्विपमेंट जो था, वो रिप्लेस करके हैवी आयरन टेपेड प्लो, यानी कि इसका इस्तेमाल ये लोग करने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एग्रीकल्चर और अच्छा बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से आप ये कह सकते हो कि फिर फाइनली जानवरों के कंधों के ऊपर, मतलब पहले क्या होता था कि जानवरों के इस बैक साइड के हिस्सों पर ही हल लगाया जाता था और फिर उनको खेती करने के लिए कहा जाता था। लेकिन आप ये कह सकते हो कि फिर बाद में इन्होंने नेक हार्शनेस ऑफ एनिमल इसका इस्तेमाल करा शोल्डर हार्शनेस की जगह, मतलब कंधे का इस्तेमाल करा इन लोगों ने, जबकि पहले शोल्डरों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। सॉरी, द शोल्डर हार्शनेस रिप्लेस द नेक हार्शनेस ऑफ एनिमल, यानी कि यहाँ पे पहले वो गर्दन में बांधा करते थे, अभी इन्होंने शोल्डर में भी इन लोगों को बांधना चालू कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो भी बैल का इस्तेमाल ये लोग खेती के लिए करते होंगे ना, वो अब पूरी तरीके से उस बैल का जो भी फिजिकल फोर्स हो सकता है ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, वो ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया। ये एक तरीके का उस समय पे टेक्निकल इनोवेशन ही मान सकते हो आप लोग, जो उस समय पे ये लोग कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने विंड की एनर्जी और वाटर एनर्जी के इस्तेमाल से भी एग्रीकल्चर इन लोगों ने करा। तो ड्यूरिंग 11th सेंचुरी अगर हम देखें तो जो भी फ्यूडल लोग थे उनमें वीकनेस दिखाई देने लग गई। कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि अब जब एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे होने लग गया, तो जिन किसानों को एग्रीकल्चर के रूप में, टैक्स के रूप में एग्रीकल्चर का हिस्सा देना पड़ता था, अब वो चेंज होकर ये क्या करने लग गए, किसान लोग वो अपने फसलों का दाम बेचकर टैक्स के रूप में पैसा देने लग गए, और जो पैसा देना बड़ा आसान हो गया। इससे गुलामी प्रथा आप कह सकते हो काफी हद तक कम हो गई। जो नोबिलिटी क्लास है वो किसानों के ऊपर कंट्रोल सही तरीके से नहीं बना पाई, क्योंकि 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में एग्रीकल्चर इनोवेशन इतना ज़्यादा अच्छा हुआ, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी बढ़ी, और लोगों ने टेक्निकल इनोवेशन की वजह से उस चीज़ को, मतलब टेक्निकल इनोवेशन पे उस चीज़ों को बढ़ाना चालू करा। तो कह सकते हैं कि जहाँ पे कई हज़ारों साल पहले खेती हुआ करती थी और नोबिलिटी क्लास पूरी तरीके से कंट्रोल किया करती थी जनता के ऊपर, वही क्लास अब खेतों को और अच्छे तरीके से फर्टिलाइज करने लग गई, और टैक्स के रूप में खेतों का फसल का हिस्सा ना देते हुए वो कैश के रूप में पैसा देने लग गए। इससे समाज में एक नया वर्ग बढ़ता है, और उसे फोर्थ ऑर्डर कहते हैं, यानी कि टाउन और टाउनशिप पीपल, यानी कि नगर और नगर में रहने वाले लोग, जो कभी गांव का हिस्सा होता था वो नगरों में कन्वर्ट हो गया, और इसीलिए फोर्थ ऑर्डर सामने आया। अब ये फोर्थ ऑर्डर क्या है, देखो थर्ड ऑर्डर के अंदर हमने किसान देखा, थर्ड ऑर्डर के अंदर हमने गुलाम देखा, थर्ड ऑर्डर के अंदर हमने सिटी वर्कर्स देखे, थर्ड ऑर्डर के अंदर हमने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर देखे। ये सारे लोग देखे जो बेचारे टैक्स के बोझ तले दबे हुए थे, और कैश उनके पास था नहीं, फसलों का हिस्सा उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ता था, और जो किसान बेचारा गुलाम है वो उनके ही खेतों में जाके काम करता था और सर्विस देता था। लेकिन अब नॉर्मल क्या हुआ, अब नॉर्मल ये हुआ कि जो किसान के पास जमीन नहीं है, वो नगर जब डेवलप होंगे तो नगरों के अंदर दूसरे काम भी कर सकता है, दूसरे काम करके वो राजा को टैक्स दे सकता है। जैसे आज की डेट में हम लोग, अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो क्या हम टैक्स नहीं दे रहे राजा को? ऑफ कोर्स हम लोग टैक्स के रूप में चीजें दे रहे हैं, वो पैसा ही तो हो गया। इसीलिए टाउन जैसे ही बनना चालू हुआ, वहां से मैं कह सकता हूँ नोबिलिटी क्लास और वीक होती चली गई। क्यों होती चली गई दोस्तों? कारण सिंपल सा है, जैसे ही कृषि में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा और टाउनशिप बढ़ी। पॉपुलेशन आप यूरोप के अंदर कह सकते हो कि 1000 समथिंग में 22 मिलियन थी, 12 समथिंग में 62 हो गए, और 13 समथिंग के आते आते 73 मिलियंस लोग हो चुके थे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो जनसंख्या भी बढ़ती चली जाती है, और खेती भी बढ़ती चली जाती है, और नए कस्बे, नए शहर भी विकसित होते चले जाते हैं। जब नए शहर, नए सर्विस विकसित होते चले जाते हैं तो अब थर्ड स्टेट के लोग अपने कस्बों में सेवाएं देने लग गए और स्वामी को कर के रूप में पैसा देने लग गए। स्वामी इन द सेंस वो नोबिलिटी क्लास जो पैसा इकट्ठा करती है और फिर नोबिलिटी क्लास राजा को पैसा दे देती है। तो थर्ड क्लास का बंदा क्या करने लग गया, उसी टाउन्स के अंदर वो बंदा काम करने लग गया, सर्विस देने लग गया। वो कुछ भी हो सकती है,
XYZ नॉर्मल से शॉप खोल लेना, डेयरी फार्मिंग कर लेना, नॉर्मल सा किसी भी चीज़ को बनाने का काम कर लेना, क्योंकि जब जैसे शहर बढ़ेंगे तो भाई ट्रेड तो बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब बाहर के लोग इस कंट्री के अंदर ट्रेड करने के लिए आएंगे तो उनको बिजनेस तो मिलेगा मिलेगा। तो इस हिसाब से थर्ड लोगों ने पूरी तरीके से इस चीज़ को देखना चालू करा। और सबसे बुरी बात जो हमने यहाँ देखी वो ये है, क्या है, मैनी स्लेव्स curving to be free and run in the hide in the town, run away and hide in the town। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे गुलाम जो थे जिनको टैक्स के रूप में पैसा देना चाहिए था, वो बेचारे अब शहरों में ही घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, और उनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। और यही वो दौर था जिस टाइम पीरियड पे बाउंटी हंटर्स यानी कि पुलिस के रूप में चीज़ें शुरू हुई। बाउंटी हंटर्स का मतलब ये था कि जो टैक्स नहीं दिया करते थे उनके लिए एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जाता था जो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और उनको सजा दिया करेगा। तो ये सिस्टम यहीं से चालू हुआ, और इस तरीके से जो बेचारा गरीब किसान था अब वो स्मार्ट हो चुका है, समझदार हो चुका है, और उसको पता है कि अब कैसे बेवकूफ़ बनाना है अपने राजा को। इसीलिए कस्बे में बहुत सारे दास, बहुत सारे लोग फ्री हो गए, बहुत सारे स्लेव जो है, जो अनस्किल्ड लेबर थे, वो फ्री होके घूमते थे, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, और फिर वो टैक्स से बच जाते थे। लेकिन 14th सेंचुरी के अंदर फिर से क्राइसिस आया है, और 14th सेंचुरी के अंदर क्राइसिस ये आया कि पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ सीजन में बदलाव आना चालू हो गया। सीजन में बदलाव आना चालू हुआ तो तूफान और समुद्री बाढ़ आई, जिससे कृषि व्यवस्था नष्ट हो गई, और जो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता था वो भी बहुत कम हो गया। प्रॉब्लम क्या आई दोस्तों, आप देख सकते हो प्रॉब्लम यहाँ पे आई। सबसे पहले तो जो रिसोर्सेज थे वो हमारे क्या कहते हैं कम हो गए। कारण क्या था, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, अकाल पड़ गया था पूरा का पूरा। उसके बाद बिजनेस की वजह से जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई सामान आता था तो उस टाइम पीरियड पे जहाजों के थ्रू चूहे भी आ गए थे, और चूहे आने की वजह से एक प्यूनिक ब्लैक डेथ नाम की बीमारी फैली, जिसे काली मौत कहा गया, और कई लाख लोग आपस में मारे गए। और मरने की वजह से, क्योंकि मेडिसिन थी नहीं, इसलिए राजा के ऊपर सबसे ज्यादा इस चीज का गुस्सा फूटा, क्योंकि जहां पर 13 समथिंग के अंदर 73 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी, वो इस बीमारी होने की वजह से कई लाख लोग ऐसे ही मारे गए। और क्योंकि सूखा पड़ गया तो अकाल आ गया, अकाल आ गया तो बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन नहीं मिला, तो फिर सरकार के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनने लग गया। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो लॉर्ड्स थे, अब वो चाहे नोबिलिटी क्लास हो या राजा हो, उसकी इनकम पर बहुत गंदा हिट पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी लेबर सर्विस थी उसे दोबारा से शुरू करना पड़ गया। और मैं आप कह सकता हूँ दिस वॉज द वॉलेंट्री अपोज्ड बाय द पीजेंट, पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड मोर प्रॉस्पेरस वंस। अब क्या हुआ कि जो किसान पहले राजा या नोबिलिटी क्लास से डरता था, वो अब थोड़ा सा एजुकेटेड हो चुका है, क्योंकि 300-400 साल बीत चुके हैं। अब जो एजुकेटेड हो गया है उसको समझ में आ गया था कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं भरते हैं, थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स क्यों भरे। इसीलिए पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत बड़े लेवल पे चालू हुआ, और पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की वजह से आप कह सकते हो कि डिस्पाइट द सेवरल रेस्पॉन्स, द शीर इंटेंसिटी ऑफ द पीसफुल अपोजिशन इंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन कुड नॉट बी रीइम्पोज्ड। और उन्होंने कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम पुराना वाला चल रहा है अब वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। फ्यूडल सिस्टम क्या था भाई, राजा सबसे ऊपर होगा, फिर नोबिलिटी होगी, और फिर थर्ड क्लास के लोग होंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए पीपल ने कहा कि हम सर्विस के रूप में पैसे मतलब काम करेंगे, बट मतलब फसल का हिस्सा ना देते हुए हम लोग पैसे के रूप में ही आपको सर्विस दिया करेंगे। इसलिए 15 और 16 सेंचुरी के अंदर यूरोप के बहुत सारे हिस्सों के अंदर आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली क्राइसिस आया, और फाइनेंशियली क्राइसिस होने की वजह से जितने भी स्टेट्स थे, जो शक्तिशाली स्टेट्स थे, उनमें बहुत सारे चेंजेस आने चालू हुए। इन द 15 and 16th century यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथ देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर सो दैट दे क्रिएट द पावरफुल स्टेट। और क्योंकि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर जब ये 14th सेंचुरी में जब ये दिक्कतें आनी चालू हुई, तो 15 और 16 सेंचुरी के अंदर आप देखोगे कि राजा ने अपने आप को और ठीक करना चालू कर दिया। और चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, इस तरीके से फ्रांस में नया किंग बनता है जिसे हम लुईस 11 बोलते हैं। मैक्सिमिलियन फर्स्ट बनता है, जो आपको क्या कहते हैं कहाँ, रोम के अंदर देखने को मिलेगा। एंड हेनरी 6th जो है 7th, वो इंग्लैंड का राजा बनता है। अब ये पता कब का दौर है, 15 और 16 सेंचुरी का टाइम पीरियड है। ये दोबारा से फ्यूडल सिस्टम को रीस्टैब्लिश करेंगे, और फ्यूडल सिस्टम को जब रीस्टैब्लिश करेंगे तो इनका कुछ अलग तरीका होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी बनाएंगे, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बनाएंगे, टैक्स के सिस्टम को दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये सारे स्पेन, पुर्तगाल और यूरोप की बहुत सारी कंट्री के अंदर चालू हो गया। इसकी वजह से जब पॉलिटिकल चेंजेस हुए तो पावरफुल आर्मी बनी,
एंड देन गन पाउडर कैनन का इस्तेमाल होना चालू हुआ ताकि जनता पे कंट्रोल कर सके। फ्यूडल सिस्टम को डिक्लाइन करा गया, नए सिस्टम को शुरू करा गया, ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम करा गया और पूरी तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उनको खत्म करा गया, लेकिन नामात्र लेवल पर खत्म करा गया। मनी जो है उसकी शुरुआत की गई, टैक्स के रूप में, पैसा के रूप में चीजें होने लगी। और दूसरी बात था राजा और पार्लियामेंट बनाई जाने लगी। इससे पहले राजा जो कहता था वही सारी चीजें होती थी, लेकिन अब राजा को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि हमें पार्लियामेंट देने की जरूरत है, ताकि जनता को लगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो चुने हुए लोग आते हैं वो जनता के बीच में से ही निकल के आते हैं। तो पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए जनता को लगेगा कि हमारे हित के बारे में ही ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात थी, ये शुरू हुआ। फ्रांस के अंदर स्टेट जनरल की मीटिंग हुई पहली बार कई सालों में जाके 1604 समथिंग में पहली बार। लुइस 13 करके कोई व्यक्ति था, उन्होंने फ्रांस के अंदर ये मीटिंग करवाई कि हमें जनता की बातों को अगर रखना है तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों से मिलके ही हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला गया और हाउस ऑफ कॉमन्स बोला गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा है। प्रेजेंट टाइम का अगर सिनेरियो देखें तो ये बिल्कुल अलग है। फ्रांस में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होता है, इंग्लैंड में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होता है, लेकिन ऑफकोर्स इंग्लैंड के अंदर रानी का सिस्टम आज भी है और किंग चार्ल्स थर्ड जो है वहाँ के राजा बने हैं रिसेंटली, पर उनका पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा ये पाठशाला आपको क्या कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ये पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे सारे वीडियोस मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये पाठशाला को चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको चैप्टर थोड़ा बहुत क्लिस्टर क्लियर समझ में आया होगा कि राजनीतिक प्रॉब्लम क्या चल रही थी। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।